गुड इवनिंग मुकेश। आज किसी को क्लास नहीं लेनी क्या? दस मिनट वेट करेंगे, अगर बच्चे आ जाते हैं तो क्लास रहेगी, नहीं तो क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था ऋतु संधि के बारे में और ऋतु काल के बारे में। ऋतु संधि और ऋतु काल के बारे में। तो ऋतु संधि और ऋतु काल देखते हैं क्या होता है। गुड इवनिंग सुगना, गुड इवनिंग मनीषा,
गुड इवनिंग अनमोल। तो देखो भाई, ऋतु संधि, ऋतु संधि होती है दो ऋतुओं के बीच में, दो ऋतुओं के बीच में, कोई दो ऋतु, ठीक है। जैसे मान लो कि वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, इनमें तो वसंत ऋतु के आखिरी के 7 दिन और ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत के 7 दिन, ये 7 और 7 ये 14 दिन जो होते हैं, ये ऋतु संधि के दिन होते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऋतु के अंत के 7 दिन और किसी भी ऋतु के प्रारंभ के 7 दिन जो होते हैं, वह ऋतु संधि कहलाती है, ठीक है। एक पूछा था सवाल ऋतु काल के बारे में, तो ऋतु काल जो होता है उसे हम प्रजनन काल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रजनन काल कहते हैं। अपन इसको इस तरह से समझे कि मासिक धर्म जो होता है स्त्रियों में, जो मासिक धर्म होता है, ये मासिक धर्म नॉर्मली क्या होता है, 28 या 29 दिन का होता है, ठीक है। 28 या 29 दिन का होता है। और इसमें गुड इवनिंग गणपत, तो इसमें जो कंसीव करने के दिन होते हैं, यानी गर्भवती होने के जो दिन होते हैं, यानी नॉर्मली जो अंडोत्सर्ग जो होता है, अंड का उत्सर्जन जो होता है, नॉर्मली कब होता है, इसके मध्य में होता है, इस मासिक धर्म के मध्य में होता है। बोले तो लगभग 14वें दिन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 10वें दिन से लेकर 18वें दिन का जो समय होता है, यह अंडोत्सर्ग का एक एवरेज टाइम होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऋतु काल कहते हैं। यानी ऋतु काल का जो समय होता है इसमें, यानी इसे प्रजनन काल भी कहते हैं। और इस काल में यदि संभोग किया जाए तो स्त्री के गर्भवती होने की संभावना इस काल में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये 2 डाउट थे, किसके थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो इनको आप एक बार देख लेना। चलो आगे अपन शुरू करेंगे अगली यूनिट आहार प्रकरण के बारे में। जो कल अपन ने खत्म किया था वहीं से अपन शुरू कर रहे हैं आहार प्रकरण के बारे में। तो देखो भाई, आहार प्रकरण के अंदर सबसे पहली जो चीज है वह है आहार के भेद। सबसे पहली जो चीज है वो पढ़ेंगे अपन। चलो एक बार पोषण देख लेते, पोषण क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, पोषण क्या होता है। तो पोषण हमें किससे प्राप्त होता है, पोषण हमें जो प्राप्त होता है वो आहार से प्राप्त होता है या भोजन से प्राप्त होता है। तो इस आहार या भोजन के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। और पोषक तत्व 6 पोषक तत्व होते हैं। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट यानी वसा, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं यानी खनिज तत्व होते हैं, और जल होता है, ठीक है। तो आहार के द्वारा हमारे शरीर को जब ये पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। अच्छा, पोषण से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलते हैं। जब हमारे शरीर को पोषण मिलता है तो उससे क्या लाभ मिलते हैं, तो पोषण से हमारे शरीर की होती है वृद्धि, वृद्धि और विकास होता है हमारे शरीर का। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि पोषण से हमारे शरीर को क्या लाभ मिल रहा है। इसके अलावा हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, यानी शरीर में क्षतिपूर्ति चलती रहती है, ठीक है। तो शरीर में जो क्षतिपूर्ति हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, पोषण की वजह से हो रही है। और दूसरा है ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है। ऊर्जा की उत्पत्ति का आपको बता रखा है मैंने।
ऊर्जा के बारे में आपको बता रखा है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से किसकी उत्पत्ति होती है? ऊर्जा की। यानी जो भी हम कार्य करते हैं, यानी जो भी शारीरिक क्रियाएं हम कर रहे हैं, वो सारी किसके ऊपर डिपेंड है? ऊर्जा के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। इसके अलावा एक और आता है ऊष्मा, ऊष्मा जनन। यानी हमारे शरीर के अंदर जो हीट है, हमारे शरीर के अंदर जो हीट है वो भी किससे प्राप्त हो रही है? हमें पोषण के द्वारा प्राप्त हो रही है। तो हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, हमारे शरीर का विकास हो रहा है, हमारे शरीर की कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति हो रही है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, और क्या हो रहा है? ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है। ठीक है। यानी कह सकते हैं अपन कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वह नॉर्मल बना रहता है। किसकी वजह से? पोषण की वजह से। ठीक है। अगली बात करेंगे हम, जो आहार जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? आहार के भेद। ठीक है। तो आहार के जो भेद होते हैं डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है। एक होता है आश्रित, खादित, आश्रित, खादित, पीत और लेह। ये चार नाम आपको याद रखने हैं, आश्रित, खादित, पीत और लेह। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा आहार वर्ग के बारे में आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने आहार वर्ग के बारे में बताया है। आहार वर्ग, आहार वर्ग जो बताए हैं आचार्य, अभी आपसे पूछा जाएगा बताइए साहब आहार वर्ग के बारे में आचार्य चरक ने, आहार वर्ग के बारे में किस आचार्य ने वर्णन किया है? तो ये किया है आहार वर्ग के बारे में आचार्य चरक ने। ठीक है। और कितने आहार वर्ग बताए हैं? टोटल 12 आहार वर्ग बताए हैं। ठीक है। तो उनके नाम एक बार मैं इधर लिख देता हूं। वैसे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो अपन एक बार देख लेते हैं ना। जैसे सुख धान्य है, समी धान्य है, शाक धान्य है। सुख धान्य, समी धान्य, शाक धान्य, इनमें क्या क्या आता है? वैसे यहां से क्वेश्चन कम पूछा जाता है। ठीक है। तो गेहूं, बाजरा वगैरह जो आते हैं ना, चावल वगैरह जो आते हैं, वो सारे सुख धान्य के अंदर आते हैं। ठीक है। तो जो भी हम खाने पीने में, जैसे मक्का है, बाजरा है, चावल है, गेहूं है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? सुख धान्य के अंदर आती है। ठीक है। और एक शब्द और आ रहा है अगला, शमी। शमी का मतलब होता है फली। तो फली वाले जितने भी फल होते हैं, ठीक है, फली वाले जितने, जैसे फली का एक एग्जांपल जैसे मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, कुल्थी की दाल है, ठीक है, मोठ है, चना है, ठीक है, ये सारे जो है ये फली जैसे ही होते हैं। ठीक है। एक है साग। साग बोले तो हरी सब्जियां। साग का मतलब क्या होता है? हरी सब्जियां, जैसे बथुआ है, मटर है, भिंडी है, गोभी है। ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। एक है हरित वर्ग। तो हरित वर्ग को थोड़ा सा ध्यान रखना। हरित वर्ग में क्या आएगा? हरित वर्ग में, तो हरित वर्ग में जो होते हैं ना, अदरक है, मूली है, तुलसी है, ये एग्जांपल याद रखना भाई, है ना। अदरक है, मूली है, तुलसी है, अजवाइन है, सौंफ है, राई है, प्याज है, लहसुन है, ये सारी चीजें आएगी। ठीक है। एक आ रहा है मध। मध के नाम से आ रहा है, ये मध्य लिखा हुआ है, इसको करेक्शन कर लेना भाई। मध वर्ग आता है। तो मध वर्ग में ये जितने भी ये जो आते हैं ना, मदिरा वगैरह, ठीक है, सुरा, मदिरा, अरिष्ट, सारकर, सिद्धू, सुरा, सब ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी, है ना। एक है गोरस। तो गोरस के अंदर जितने भी दूध है ना, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध, ठीक है, ये सारे जो दूध है वो गोरस में आते हैं। ठीक है। एक है इच्छु विकार। तो इच्छु विकार में गुड़, मधु और खुद इच्छु भी, इच्छु आता है। ठीक है। इच्छु बोले तो गन्ना। ठीक है। एक है कृतान्न वर्ग। ठीक है। तो कृतान्न वर्ग में अपन ने देखा होगा जो पेया, विलेपी है, यवागु वगैरह है, वो सारी चीजें जो है वो किस में आती है? पेया, मंड, विलेपी, घुघरी, सत्तू, ये सारी जो चीजें हैं वो किस में आती है?
ये आती है कृतान वर्ग के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे। अपन देखो ये सारी चीजें अपनी हो चुकी है, अगली बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हम पोषक तत्वों के बारे में डिटेल में बात करेंगे अब। कार्बोहाइड्रेट, आज गर्मी बहुत है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये किससे बना होता है? ये कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और इसके द्वारा हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। तो कितनी ऊर्जा मिलेगी ये आपको याद होना चाहिए, 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा प्रोटीन से भी इतनी ही ऊर्जा मिलती है, और जो फैट होता है ना, फैट में इससे डबल हो जाता है। ठीक है, फैट में लगभग 9.4 या 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, है ना। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बराबर मिलती है, लेकिन जो फैट जो होता है उससे डबल मात्रा में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डबल मात्रा में क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। चलो और आगे चलते हैं अपन। ठीक है, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का, अब देखो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा इससे प्राप्त हो रही है फैट से, लेकिन ऊर्जा उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत क्या होता है? प्रमुख स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। फैट का नंबर तो बाद में आता है, जब कार्बोहाइड्रेट शरीर में खत्म हो जाता है तब फैट का नंबर आता है। चलो अगली बात करेंगे हम वसा के बारे में। वसा बोले तो फैट के बारे में बात करेंगे। तो फैट का आपको बता ही दिया है, डबल मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें 3 रूप में ये प्राप्त होता है, ये चीज काम की है। ठीक है, वसा जो होती है 3 रूप में प्राप्त होती है, यानी 3 अम्ल होते हैं। लिनोलिक एसिड, एक होता है लीनो, थोड़ा सा अंतर है, लिनोलेनिक हो जाएगा, लिनोलेनिक एसिड हो जाएगा। एक है एरिकडोनिक एसिड, एक हो जाएगा एरिकडोनिक। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि वसा जो होती है हमारे शरीर में, यह किन रूपों में प्राप्त होती है। अच्छा, एक सूचना आपको दे देता हूं मैं। सूचना ऐसे है कि ये चल रही है आप लोगों की डेमो क्लास। ठीक है, 3-4 डेमो क्लासेज हो चुकी है, और आपकी जो बैच के अंदर ये जो क्वेश्चन रिवीजन बैच है, इसके अंदर जो आपकी रेगुलर क्लास जो चलेगी वो चलेगी आपकी 1 जून से। ठीक है, 1 जून से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, और ये जो क्लास चलेगी आपकी चलेगी 30 जून तक। 30 जून तक, या फिर अपन 1-2 जुलाई तक खींच लेंगे जरूरत पड़ी तो। ठीक है, मैंने आपको टेस्ट के बारे में बता दिया है। टेस्ट जो स्टार्ट हो जाएंगे आपके 1 जून से, आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और 23 जून तक आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलेंगे। उसके बाद में आपके फुल सिलेबस के टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे टेस्ट का सिलेबस आता जाएगा वैसे वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि सारी चीजें लेके एक साथ बैठ जाओ। ठीक है, सारी चीजें कभी भी एक साथ नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करो, फिर जाकर जब सारी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगी तो फिर एक साथ उन सब्जेक्टों का यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है क्वेश्चन रिवीजन बैच के अंदर, वो इस बैच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। 899 रुपए आपकी फीस लगेगी इसमें। और मैंने जो नोट्स दिए हैं
ये वाले नोट्स, मैंने ये वाले जो नोट्स जिन बच्चों के घर पे प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है, इन्हीं नोट्सों से मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा आपके पेपर में, मैं 2-4 क्वेश्चनों की नहीं कहूंगा, 2-4 क्वेश्चन बाहर आ सकते हैं, बाकी 95% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं नोट्स से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस बैच के अंदर अपन उन्हीं बातों को करेंगे जो एग्जाम में आने की जिनकी प्रबल संभावना है। ठीक है, मतलब उन्हीं चीजों को उठा उठा के अपन बात करेंगे। तो एक तरह से आप ये सोच के चलना कि हमारी आंखों से हमारे एग्जाम का पेपर निकल रहा है। ठीक है, और टेस्ट बड़े ध्यान से देना, सोच समझ के टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट में मैं जो टेस्ट पेपर मैं खुद बनाऊंगा, कहीं से क्वेश्चन उठाए नहीं जाएंगे, ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके पेपर दे दिया है। जो टेस्ट पेपर जो बनाया जाएगा मेरे खुद के द्वारा बनाया जाएगा, और 1 जून से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है भाई, चलो अब देखो भाई, अब इनमें अगर विकृति हो जाती है, ठीक है, ठीक है, तो इसकी वजह से, यानी इन 3 अम्लों की वजह से कौन सा विकार होता है, ये बड़ी काम की चीज है, ध्यान रख लेना इसको। इन तीनों अम्लों की उपस्थिति में कौन सा रोग हो जाता है, काम की चीज है, त्वचा विकार हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, त्वचा विकार हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि त्वचा से संबंधित, यानी स्किन से संबंधित रोग हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, मुझे लग रहा है आप लोगों की क्लास का टाइम चेंज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मौसम फिर खराब होने लग गया आजकल। इसमें करेक्शन करना, वही मैं सोच रहा था, इसमें करेक्शन है। ये करेक्शन है भाई, इन अम्लों की अनुपस्थिति में, उपस्थिति नहीं अनुपस्थिति है। ठीक है, अनुपस्थिति। ठीक है, इन अम्लों की अनुपस्थिति में क्या हो जाता है, नहीं सुबह का तो नहीं रख सकते, क्योंकि देखो मुझे ड्यूटी जाना होता है 8 बजे, तो सुबह का तो रखना पॉसिबल नहीं है। बाकी देखते हैं, देखो अब बच्चे कितने कितने बच्चे बैच लेते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कितने बच्चे क्लास लेते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देख लेते हैं अगर लाइट आ जाती है तो। क्योंकि ये टाइम आपके लिए भी कंफर्टेबल ही है। ठीक है, तो इन तीनों अम्लों की अनुपस्थिति में, ठीक है, अगर ये तीनों अम्ल अगर भोजन में उपस्थित नहीं होंगे तो शरीर में भी उपस्थित नहीं होंगे, जिससे क्या है कि त्वचा के विकार होना शुरू हो जाएंगे। चलो एक बात और आ रही है, अगर हम ज्यादा फैट वाला भोजन खाएंगे, ठीक है, यानी ऐसा भोजन करेंगे जिसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा रहेगी। ठीक है, अगर हम लगातार ऐसा भोजन करेंगे जिसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो ऐसा भोजन करने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे हृदय की धमनियों में, ये जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारी हृदय की धमनियों में जम जाता है। इसके अलावा आज तो आंधी आ गई है भाई।
ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में जम जाता है। इसके अलावा एक और होता है, ये हमारी धमनियां हैं, इन धमनियों के दीवारों में जम जाता है। इन धमनियों की दीवारों, नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो धमनियां जो होती है वो फैलती है और सिकुड़ती है, फैलती है और सिकुड़ती है, ऐसा उनमें चलता रहता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारी धमनियों की दीवारों में जब जाकर जमा हो जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारी हृदय की जो धमनियां होती है वो फैल नहीं पाती है, सिकुड़ नहीं पाती है, जिसे वाहिका काठिन्य नाम का रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहिका काठिन्य नाम का रोग कहते हैं। क्या कह रहे हो मनीषा? हाँ, आज क्या मौसम सब जगह ही खराब हो रहा है। आज वाहिका काठिन्य कहते हैं। अब मौसम इतनी देर से तो ठीक था, लेकिन मौसम क्लास के टाइम पे जरूर खराब होता है, मैंने ये नोटिस किया है। ठीक है, इसे वाहिका काठिन्य कहते हैं। इसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एक और होता है, ये होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। इसमें क्या होता है कि धमनियों में प्लेग जम जाता है। ठीक है, अगला है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है, चलो क्लास डिस्टर्ब भी होएगी, फिर ज्यादा लंबी नहीं चलेगी क्लास। चलो अपन फिर, अभी आंधी भी आ रही है, काफी तेज आंधी आ रही है, तो आप लोग सोमवार से रेगुलर क्लास लेना शुरू कर देना। ठीक है, अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोग भी 899 रुपये में ले लेना। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं मंगवाए हैं अभी तक, ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं मंगवाए हैं वो ये वाले नोट्स मंगवा ले, क्योंकि आपका जो पूरा पेपर आने वाला है वो यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उन्होंने तो लगभग सबने ये नोट्स मंगवा लिए हैं। ठीक है भाई, तो मंडे से अपन रेगुलर क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।